गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू विज़न क्लासेस। आज देखिए मैं क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ केमिस्ट्री में, जो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोथ फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई। ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। ये दोनों ही सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, बट आईसीएसई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आईसीएसई में ये मार्क्स ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स कैरी करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं ये जो चैप्टर है मैं पूरा ब्रीफ में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वन शॉट में। ये चैप्टर कैसा क्या है नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ इसमें मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। प्लीज़ फॉर द हेल्प फॉर द कॉपरेशन, मेरे कॉपरेट करिए मुझे ताकि मेरा चैनल ग्रोथ हो। मैं आप लोग के लिए ही भेजता हूँ, ये सारा चीज़ आप लोग से ही शेयर करता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली कार्बन और उसके कंपाउंड से बने जितने भी हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो what is organic chemistry? The branch of chemistry that deals with the study of carbon and its carbon compounds. Organic compounds are the primary constituents of all living organism. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, मैंने अभी बोला दैट इज द कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जो ग्रुप 14 में रह रहा है। हम अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 के में कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो कार्बन जो है ये हमारे अर्थ में बहुत एबंडेंट रूप में पाए जाते हैं। या तो ये नेटिव स्टेट पे पाए जाते हैं, मतलब अगर हम देखें तो कोल जो है हमारे अर्थ में जितने भी कोल है, तो कोल इज़ द नेचुरल मतलब प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन। उसके बाद ये कंपाउंड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे अलग अलग लाइमस्टोन, जैसे लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें भी आपको कार्बन मिलेंगे। तो कार्बन हर जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी कार्बन है। हम लोग जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स पढ़ते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 14 क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड से पता कर सकते हैं कि मतलब कोई इंसान कितने साल हो गया, कोई जानवर कितने साल हो गया मरे हुए, किस जानवर को कितना साल हो गया, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट लोग करते हैं कि कितना साल पुराना ये जानवर मरा, कोई भी पेड़ कितना साल पुराना। तो कार्बन डेटिंग से ही ये पता कर सकते हैं। तो कार्बन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, हर मतलब हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट रूप में पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे दो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं जिससे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से सेपरेट हुआ है। जैसे पहला है कैंटेनेशन प्रॉपर्टी। कैंटेनेशन प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। आप लोग अगर कैंटेनेशन प्रॉपर्टी देखिएगा तो कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, ठीक है। कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, मतलब कैसे ना, ये एक लॉन्ग चेन बनाता है, बहुत सारे कार्बन एटम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह, मतलब एक लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अभी, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं ये पेन लेता हूँ, ओके, वेयर इज दैट इज द, ये देखिए कार्बन कैसे लेगा, ये इस तरीके का चेन बनाएगा, ये कार्बन ऐसे लॉन्ग चेन बनाता हुआ ये कार्बन चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर इस तरह करता हुआ ये लॉन्ग चेन बनाता हुआ चलता रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैंटेनेशन प्रॉपर्टी।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिनेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, आइसोमेरिज्म इज व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, सॉरी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं अगर देखूं, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक आपका, अभी हम लोग देखेंगे कि आइसोमर्स में क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, इस तरीके का इसका एक स्ट्रक्चर है कार्बन का। ये जनरली 3 से ज़्यादा एटम में आइसोमेरिज्म शो हो सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर एक सेकेंड, वेट अ मिनट, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको जैसे एक अगर चेन देखें हम, तो ये ऐसे 4 एटम का। दूसरा अगर देखें तो आइसोमेरिज्म कैसे हो सकता है ना, ये 3 कार्बन एटम है, इसके साथ मैंने ऐसे कर दिया। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, 4 कार्बन एटम का बना हुआ, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मैंने डिफरेंट कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन में वैलेंसी कितने होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 4। तो 4 एटम देखिए ये बना के रखा हुआ है। ये किसी, ये जो क्रॉस मैंने बनाया है, ये दूसरे एलिमेंट इसके साथ अपना बॉन्ड। और ये हमेशा जान के रखिएगा कि जो कार्बन है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये शेयर करके बनाता है। ये कभी भी ट्रांसफर करके नहीं बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रख दूँ, ये अगर हाइड्रोजन रख दूँ, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना ये क्रॉस शेयर कर लेगा इनके साथ। तो कार्बन अपना 8 इलेक्ट्रॉन देखिए और ऑटोमेटिकली इसके साथ बना लेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो अपना डुप्लेट भी कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया कार्बन, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो एलिमेंट क्या हो गया, स्टेबल। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, तो देखिए कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर कार्बन और अदर एलिमेंट्स के साथ। या तो कार्बन के साथ भी बना सकते हैं, या तो अदर एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होता है। तो ये जनरली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं करते। पोलर जैसे हो गया वाटर, H2O पोलर है, HCl पोलर है, हम लोग ये जान रहे हैं। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जो हल्का आपका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। भले वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट ना हो, बट फिर भी वो क्या करेगा, हल्का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण। हाइड्रोजन जो, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल मैं अगर बताता हूँ पोलर को आप लोगों को, तो जैसे ये HCl है, तो ये HCl में क्या है कि नेगेटिव चार्ज होता है, और जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन को क्या करता है, क्लोरीन अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी के कारण। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर। और जो नॉन पोलर होता है वो ऐसा काम नहीं करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर हो गया, मीथेन नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो ये सब वो करते नहीं हैं इस तरह, इसलिए ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसीलिए इनको नॉन पोलर बोला गया। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे पोलर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर में ये कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिजॉल्व होने के लिए मतलब पोलर सॉल्वेंट नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ही कर सकता है।
जैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ हमेशा जान के रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो आप एक जैसा होगा वही एक को घुलाएगा, ठीक है। जैसे नमक क्या होता है, पोलर है, NaCl है, तो नमक पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉयल लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये काफ़ी वीक होता है। जैसे कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बना लेगा, लेकिन अदर जो बॉन्ड बनाएगा और ये क्या करेगा ना, बहुत वीक बनाएगा बॉन्ड। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत लो होता है। दे रिएक्ट स्लोअर देन और आयनिक कंपाउंड, ये बात का ध्यान रखिएगा। इनमें इतना स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन से बना हुआ। जैसे बीच में अगर हाइड्रोजन है तो बहुत कार्बन हाइड्रोजन वीक बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ वीक लिखा हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं तो इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये रिएक्ट भी ज़्यादा नहीं कर सकते जिस तरह आयनिक कंपाउंड रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चरल 2D बॉन्डिंग पैटर्न से, जैसे कार्बन सेंटर पे अभी हमने बताया ये हाइड्रोजन, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिंगल लाइंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मीथेन का देखिए ये स्ट्रक्चर है, क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर है, इथेन का ये स्ट्रक्चर है। ध्यान में रखना है कि कार्बन को बीच में रख के सारा काम किया गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आप लोग सबको ही जानते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें एक पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसका साइन होता है ऐसे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसका साइन कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है। ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते हैं, जैसे एक होते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका जो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, कार्बन एटम जो सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, उनको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे मीथेन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन एटम बना हुआ है, जैसे इथीन हो गया, इथाइन हो गया, आगे देखेंगे। ये सब अनसैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, इनको ऐसा एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो वो हमेशा क्या होंगे, ध्यान रखना है कि जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हमेशा डिफर करेगा CH2 से, डिफर बाय CH2। मतलब कि एक यही ध्यान रखना है कि इनका जो डिफरेंस होगा ये CH2 का डिफरेंस होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा और एक कार्बन का डिफरेंस होगा, तो ही ये होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है ये कुछ आपका ऐसा होता है, CH4। यही आप देखिएगा इथेन का जो होता है ये C2H6 होता है। प्रोपेन का जो होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, C3H8 होता है, ठीक है। तो देख सक रहे आप लोग कि हर कार्बन, देखिए फॉर्मूला में CH2 ग्रुप में डिफरेंस है, कार्बन का एक डिफरेंस है और हाइड्रोजन में 2 का डिफरेंस है। इनको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। जैसा जैसा साइज मॉलिक्यूल का इंक्रीज होता जाता है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसमें इंक्रीज होते जाता है।
अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक पे, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आप लोग को कुछ भी अगर डाउट्स होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, वो डाउट है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। देखिए, अब आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ना? हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। स्क्रीन में आप लोग देख सक रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कुछ कंपाउंड, जैसे ये हो गया आपका मीथेन, ये हो गया आपका इथेन, दिस इज द मीथेन, दिस इज इथेन। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये सब क्या है? जनरली दे आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेस नेम। इनके बेस नेम क्या होते हैं? हम लोग बेस नेम ना लॉन्ग कार्बन चेन से डिनोट करते हैं। जैसे एक कार्बन एटम के लिए जो बेस नेम होगा वो मिथ होगा, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ब्लैक डार्क किया हुआ है इसमें। जनरली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। बाकी देखिए, 5 का पेंट है, 6 का हेक्स है, आप लोग देख सक रहे हैं, 8 का ऑक्ट है। ठीक है, तो यहीं से हमारा नोमेनक्लेचर की शुरुआत होती है। जो हमारा नोमेनक्लेचर है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहीं से हमारा नोमेनक्लेचर की शुरुआत होती है। तो नोमेनक्लेचर में जैसे कि कंपाउंड के नाम कैसे होंगे, एक तो कॉमन नेम होते हैं और दूसरा होता है आपका कॉमन नेम के अलावा यूपेक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपेक का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब कॉमन नेम के अलावा साइंटिफिक नेम देता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पहला देखिए, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं एल्केन। इनको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एल्केन को बोला जाता है। तो देखिए, एल्केन क्या होता है? ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 5 कार्बन्स होने के संभावना होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन 5 कार्बन। व्हाट इज द फॉर्मूला? जैसे ये देखिए, जिसमें एल्केन का जो केमिकल फॉर्मूला, ये तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल दिया। इनमें एल्केन जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं। ये जनरली सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा इसको, दे मेड फ्रॉम सिंगल बॉन्ड। और एल्केन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, CnH2n+2। एन का वैल्यू यहाँ आपका शुरू होता है 1 2 3, इंटीग्रल वैल्यू होता है, सो ऑन। 1 के लिए देखिए आप लोग कर सकते हैं कि एन का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो एन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो सर कैसे चलेगा? तो C1H2, एन का वैल्यू वापस 1+2, तो ये बन गया आपका CH4 मीथेन। अगेन आप ले लीजिए सी का एन का वैल्यू 2, यहाँ एन का वैल्यू आप लिए हैं 1, यहाँ एन का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा C2H2 × 2 तो ये आपका क्या बन गया? दैट इज C2H6। ये आपका बन गया इथेन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे 5 के लिए देखिए वही चीज़ किया गया, पेंटेन बोलेंगे इसको। तो सैचुरेटेड 20 के लिए भी हो सकता है इस तरह। ठीक है ना, 20 के लिए भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल। तो देखिए कैसे कैसे नाम होते हैं, क्या होते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने बेस नेम भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग देखिए।
नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात को ध्यान रखिएगा कि यूपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें एनी लग जाता है लास्ट में। जो सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं उसमें एनी लग जाता है, और जो डबल बॉन्ड से अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनते हैं वो ईएनई बनते हैं, ईन, और ट्रिपल बॉन्ड से वो बन जाता है आइन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेस है, ठीक है। अब देखिए एल्कीन्स का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड से बना हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, इसका केमिकल फॉर्मूला जो है CnH2n है। इसमें जो n का वैल्यू है ये आपका जनरली 1 से नहीं शुरू होकर 2 से शुरू होता है, ध्यान रखना है, 2 3 4। आप अगर इसमें 2 बैठाइएगा तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका C2H4, जिसको हम लोग इथीन बोलते हैं। 3 बैठाइएगा तो C3H6, सब में होमोलोगस सीरीज है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोपीन हो जाता है क्योंकि 3 का अभी हमने बोला प्रॉप होता है, ठीक है। देखिए एल्कीन का ये सब मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट आता है एल्काइंस। एल्काइंस का देखिए केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपके स्क्रीन पर रेडी है, CnH2n-2। ये ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है जिसको एसिटिलीन सीरीज भी हम लोग बोलते हैं। इसमें भी हमारा क्या होता है कि जनरली हम लोग इसमें भी 2 से शुरू करते हैं, n का वैल्यू 2 3 4 से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इसमें दीजिएगा तो C2 2n, n 2 इंटू 2 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो ये बन जाता है मेरा इथाइन, जिसको हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं कॉमन नेम। तो यूपेक नेम इसका इथाइन। तो हम लोग जनरली कॉमन नेम लेकर नहीं चलते, हम लोग यूपेक नेम लेकर ही चलते हैं। बहुत रेयर केसेस में हम लोगों को बोला जाता है एग्जाम में कि कॉमन नेम बताइए इसका या क्या है, ठीक है ना। चलिए इतना तक समझ में आया तो आप लोग एक लाइक ठोक दीजिएगा बस। एल्काइंस का देखिए स्क्रीन में आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है एल्काइल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का सेकेंड पार्ट। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ध्यान में रखिएगा कि अगर हम एल्केन से, ध्यान में रखना है इसको, कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एल्काइल। ध्यान रखना है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो मिथाइल हो जाएगा, दैट इज CH3। ये मिथाइल का स्ट्रक्चर है आपके सामने स्क्रीन पे। अब देखिए इथाइल, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन कर दिए तो इथाइल बनेगा। तो इथाइल का भी ये देखिए कंडेंस फॉर्मूला भी हो सकता है। आप अगर इथाइल का कंडेंस फॉर्मूला बना सकते तो ये है। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, सारे को जोड़ दीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूं, ये मान लीजिए आपके पास इथेन है, ठीक है। डायग्राम बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चरल और कंडेंस दोनों। ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकेज स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कंडेंस अगर कर दे तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कंडेंस कर दे, अगर हम इसको कंडेंस कर दे तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, CH3 ले लेंगे और यहां से भी CH3 ले लेंगे, सिंगल बॉन्ड बीच में। तो ये बन गया मेरा, ध्यान रखिए, ये बन गया मेरा इथेन, CH3, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं। देखिए यहां से भी कंडेंस फॉर्मूला बन सकता था इथाइल का,
इथाइल का कंडेंस फॉर्मूला कैसा होगा, यहाँ से आप CH3 को गायब करी ले लीजिए एक साथ, और यहाँ से CH2 को ले लीजिए, तो ये बन जाएगा CH2 CH3, ये कंडेंस फॉर्मूला। ये प्रोपाइल है C3H7, क्योंकि प्रोपेन का होता है C3H8, एक हाइड्रोजन लेस हो गया तो प्रोपाइल बन गया। ब्यूटेन का होता है C4H10, तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक एल्केन, साइक्लो एल्केन बोलते हैं। जो साइक्लिक, ये अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, अभी तक जो यहाँ तक हम लोग देखे, ये हम लोग लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड देखे, स्ट्रेट चेन वाला देखे सारा। लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइकिल की तरह बनाते, एकदम ग्रुप मतलब एक सर्कुलर बनाते, साइक्लिक कंपाउंड बनाते। तो जैसे इनमें आपका जनरली इनको हम लोग बोलते हैं साइक्लो एल्केन हो जाएगा अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लो एल्कीन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी में देखिए बेंजीन नाम का एक साइक्लो कंपाउंड होता है, बेंजीन, जो अनसैचुरेटेड होता है। इसका जनरली फॉर्मूला देखिए CnH2n-6, इससे बहुत सारा चीज़ बन सकता है। जैसे बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है। एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन हो गए, टोल्यूइन हो गए, मिथाइल बेंजीन उसी को टोलीन बोलते हैं। ठीक है ना, नेप्थलीन हो गया, जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं ये भी क्या हो गया, साइक्लिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1-ब्यूटी। देखिए बात ये है, आइसोमर्स अभी हमने बोला, आइसोमर्स में क्या हो जाता है ना, मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे ये इसको ब्यूटेन है, 4 कार्बन एटम है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड पे आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा इसका प्रोसेस, नोमेनक्लेचर का हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, हो सकता है दूसरा स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ना सर, यहाँ पर इसको ला दीजिए, इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि जैसे ये वाला हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये एक आइसोमर्स बन गया ब्यूटेन का। देखिए 4 ही है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दूसरा कर दिया गया। आगे जो है वो अपना हाइड्रोजन काम कर रहा है, इधर भी हाइड्रोजन काम कर रहा है। ठीक है ना, पेंटीन, देखिए ये पेंटीन का है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूपेक नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन। इस बात का ध्यान रखिए, ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन का हम लोग यूपेक नेम बताएंगे। ठीक है, देखिए अब ये यूपेक नेम हम लोगों को देखना है। तो यूपेक नेम कैसे होगा, इसका पहला पैरामीटर जो होता है यूपेक नेम का, उसका फर्स्ट पैरामीटर ये है कि हम लोग को सबसे पहला जो कार्बन एटम का चेन है वो हमेशा स्ट्रेट तो मिलेगा नहीं, कुछ ब्रांच्ड भी होते हैं। जो ये सबको देखिए हम लोग ब्रांच्ड बोलते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। ये सब ब्रांच चेन होते हैं और ये सब स्ट्रेट होते हैं। तो हमेशा हमको स्ट्रेट नहीं मिलेगा तो ब्रांच भी मिलेगा। तो सबसे पहला हमको इनका नेमिंग कैसे करना है, तो सबसे पहला चीज़ जो है कि हमको इनका बेस ढूंढना है। बेस मतलब कितने कार्बन एटम के चेन बना रहे हैं, 1 2 3 4। जनरली चेन तो 1 से होगा नहीं, 2 से ही स्टार्ट होता है। तो हमने अभी बेस नेम पढ़ा, देखा अभी कि बेस का 1 कार्बन एटम होता है तो मेथ 2 होता है तो इथ
सबसे पहला हमको ये बेस चेन को ध्यान रखना है, जो पेरेंट चेन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। जैसे देखिए स्टेप 1, पहला लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें ढूंढना है, और अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमको इंडिंग में ए नहीं लगा देना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस फिगर में कि कितने सारे चेन है। हमेशा हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ये बात का ध्यान रखना है। लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे बताएंगे ये चीज़ भी अभी। तो कितने चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं, 7 चेन है। तो ब्रांच हमें नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। ब्रांच और स्ट्रेट अगर मिक्स्ड है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, जो स्टेप होगा वो होगा कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट में कितने हैं, 7 है, तो 7 चेन, 7 बेस में क्या होता है, हेप्ट, तो सिंगल बॉन्ड है, दैट इज ANE, हेप्टेन। ये क्या हो गया हमारा, हेप्टेन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमें स्टेप 2 क्या करना है ना, स्टेप 2 हमें तो मिल गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो चेन का नंबरिंग है वो कैसा होना चाहिए। चेन का जो नंबरिंग है वो कैसा होना चाहिए, कि अगर उसके बीच में ब्रांच्ड है तो वो कैसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से हमको ऐसा काउंटिंग करना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स इनको बोला गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स इनको बोला गया है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सबसे नियरेस्ट पे आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से गिनते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ध्यान रखिए, अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे मेरा ब्रांच आ जा रहा है, काफ़ी दूर पे चल जा रहा है। लेकिन यही हम अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ध्यान रखिए 1 2 3 पे देखिए, 2 3 4 पे हमारा ब्रांच आ गया। तो सही मेरा कौन सा होगा, राइट टू लेफ्ट जाना, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट में ब्रांच हमको यहीं पे मिल गया। मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ब्रांच्ड का, ओके। नेक्स्ट देखिए, एड द नंबर्स टू द नेम ऑफ द ग्रुप टू आइडेंटिफाई देयर पोजीशन। अब प्रेफिक्स लगाने का बारी आ गया। अब पहला क्या था कि हमने ब्रांच चेन ढूंढ लिया, लॉन्ग चेन, उससे हम लोग क्या किए ना, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे, ट्रिपल है तो YNE लगा देंगे। तो सबसे पहला हमने क्या देखा इसमें, फर्स्ट में कि बेस नेम को आइडेंटिफाई किए। सेकेंड में हमने मतलब ANE ENE या YNE लगा दिए, वो हमने देखा। अगर सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल है तो YNE। ये सफिक्स होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब हमको काउंट क्या करना है कि इनके साथ ब्रांच जुड़ा हुआ है। तो ब्रांच को जुड़ा होने के लिए थर्ड जो स्टेप है हमारा, उसमें हमें प्रेफिक्स देखना है, प्रेफिक्स जो वर्ड के पहले आए। तो प्रेफिक्स में देखिए ज़रा ध्यान से, हमको काउंट कैसे करना है ना। यहाँ पर देखिए 2 पे एक मिथाइल है, क्योंकि 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम है। 3 पे भी एक मिथाइल है, 4 पे भी एक मिथाइल है। तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, पोजीशन देखते जाइए, 4 पे मिथाइल है, ठीक है। अब इन सब को हमको ऐड करना है, इनके ग्रुप को। तो क्या करेंगे, अगर 2 मिथाइल होता है, 2 ग्रुप्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स होते तो ट्वाइस होते तो डाई लगाते, प्रेफिक्स के बात कर रहा हूँ मैं। अगर 2 होते तो डाई लगाते, 3 होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा। तो हम इसका नेमिंग कैसे अब करेंगे, ध्यान रखिए, नेमिंग करने के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इसमें। तो स्टेप 4 हमारा इसका देखना है कि कितने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स है इसमें, ठीक है। तो देखिए स्टेप 5 क्या बोल रहा है, इसमें कितने मिथाइल है और क्या है। तो कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल है इसमें, 1 2, इसमें 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, ध्यान रखिए। देखिए
कार्बन 4 पे 4 नंबर पे इसमें इथाइल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका कंडेंस फार्मूला किया गया है CH2CH3, ये बन के क्या आता है C2H5, तो ये इसमें इथाइल है, ध्यान रखिएगा। एक इथाइल है, 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल को हम लोग डाई मिथाइल यूज करते हैं, 2 मिथाइल को डाई मिथाइल यूज करते हैं, है ना। ये स्टेप 5 है। अब देख सकते हैं ये जो कंपाउंड मेरा बना कैसे बना ना, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो ध्यान रखिए कैसे लिखना है ना, ऐसे पहले 2 लिखना है, फिर नंबर के बाद कॉमा देना है, ध्यान रखना है, फिर 3 लिखना है, फिर नंबर खत्म होगा तो हाइफेन देना है, फिर आपको मिथाइल लिखना है। कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, 2 और 3 कार्बन पे नंबर पे, तो डाई मिथाइल ये हो गया। फिर आपको हाइफेन देना है, ये नाम लिखने के बाद फिर हाइफेन देना। अगर कुछ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो यहाँ पे देखिए इथाइल है, तो आपको क्या लिखना है 4 इथाइल। अब उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन का नाम देना है, दैट इज हेप्टेन, दैट इज हेप्टेन। तो ध्यान रखना है, ऐसे ही नोमेनक्लेचर होता है। ये देखिए यहाँ पर भी सेम एक क्वेश्चन में, यहाँ कितने पहले लॉन्गेस्ट चेन गिन लीजिए, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं 6, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन ये श्योर है। अब हमको गिनना है कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ये हमको लंबा कहाँ जाना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 3 4 5 3 पे और 5 पे आ जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 1 2 3 4, तो यानी 2 और 4 पे हमको मिथाइल मिल रहा है, तो लोएस्ट है वो डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 4 मिथाइल, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो इसका पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर कैसा होगा 2,4 कितने मिथाइल है 2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये मेरा नोमेनक्लेचर हो। देखिए यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ध्यान में ये रखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सबसे क्लोजेस्ट बॉन्ड के पास रखेंगे, ज़्यादा दूर के नंबर ऑफ कार्बन एटम पे नहीं रखना है। जैसे अगर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट गिनते तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड मेरा 3 और 4 के बीच में हो जाता। अगर हम ऐसे नोमेनक्लेचर करते 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड मेरा 3 और 4 के बीच में हो जाता, लेकिन हम लेफ्ट टू राइट किए। यही फंडा है इसका, आपको ध्यान में रखना है कि आप जा कैसे रहे और आपको क्लोजेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस में कौन मिल रहा है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको राइट टू लेफ्ट नहीं जाना, देखना है कि उसमें डिस्टेंस डबल बॉन्ड का नंबरिंग कितना क्लोजेस्ट है, कितना नज़दीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 डाईमिथाइल 2 पेंटेन, 2 पेंटीन, देखिए 2 पे क्या है पेंटीन है, ठीक है। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि 1 और 2 पे मेरा 2 और इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 2 और 3 पे हमको मिल रहा है ना, तो 2 पे हमको क्लोजेस्ट देखना है, ठीक है। तो 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है हमको, तो लिखना कैसे 3 पे मिथाइल है 4 पे भी मिथाइल है, ध्यान रखिए। तो 3 4 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन लिखिए, या पेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंट 2 इन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का भी आ सकता है, सब सारे स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं आप लोग। नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर सकिएगा तो प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल वाला देख लिया। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो जाते हैं ना, इनमें कोई स्पेसिफिक
कंपाउंड्स हम लोग ब्रांच चेन पर डालते हैं जिनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो जाते हैं। जैसे पहला आता है हैलाइड्स ग्रुप। हैलाइड ग्रुप को जनरली हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो दैट इज, इसको लिखने का जो तरीका है दैट इज आर एक्स। आर क्या हो जाता है मेरा? एल्काइल, हमेशा एल्काइल के साथ ही रहेगा। आर मेरा हो जाता है एल्काइल और एक्स मेरा हो गया हैलोजन। चूँकि हैलाइड ग्रुप इसको बोला गया इसलिए हैलोजन रहेंगे। हैलोजन मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसीलिए इनका जो मतलब यूपिक नेम है, इनको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ध्यान में रखिएगा, इनका जो कॉमन नेम होता है, जब हम लोग हैलाइड्स पढ़ेंगे तो इनका जो कॉमन नेम होता है वो हो जाता है एल्काइल हैलाइड्स। लेकिन जो यूपिक नेम होता है, इनको बोलते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स। ध्यान रखिएगा, इनको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप में आता है। ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल में, एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। कीटोन ग्रुप है इस तरह का, इनके बीच में देखिए कीटोन हमेशा ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड और इधर आपका 2 गो एल्काइल रहेगा आर, ऐसे को हम लोग कीटोन बोलते हैं। फिर ईथर होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, एमाइंस होते हैं, एमाइड्स होते हैं। तो क्लास 10 में आपको इन सब को नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 10 में बस कीटोन तक पढ़ना है। अल्कोहल से, हैलाइड से लेके कीटोन तक, ये सब आपके क्लास 10 में नहीं आने वाले। नेक्स्ट हैलाइड्स, हमने अभी बोला, ये देख सकते हैं आप लोग। एल्केन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप ये फंक्शनल ग्रुप इसमें डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मीथेन, अगर मेरे पास एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, सॉरी, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था इसीलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। देखिए मैं कहाँ था? हैलाइड्स में था। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एल्केन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग इनमें वो हैलाइड्स डाल सकते हैं। कैसे ना, देखिए अगर मेरे पास कार्बन के ऐसे है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? इथेन है। हम अगर इथेन का एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए, एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम यहाँ पर क्लोरीन डाल देते हैं, तो ये बन जाता है क्लोरोइथेन। हेलो एल्केन्स में इसको नेमिंग कैसे करेंगे? क्लोरोइथेन। पहले हेलो वाला हैलाइड्स देंगे, फिर नेमिंग करेंगे, तो क्लोरोइथेन बन जाता है। या फिर इसको बोलिए इथाइल, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए ड्रॉप द लाइन INE एंड ऐड O, यहाँ पे O ऐड हो जाता है। जैसे क्लोरीन में INE है, फ्लोरीन में भी INE है, तो OINE को हटाकर O रख दिया जाता है। जैसे 2 फ्लोरो प्रोपेन, 2 पे फ्लोरो है, ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप भी सबसे क्लोजेस्ट में होना चाहिए। तो 1 2 पे देखिए फ्लोरीन है, अगर हम गिनते हैं लेफ्ट से राइट पे, तो 1 2 पे मेरा फ्लोरो है, तो इसीलिए 2 फ्लोरो प्रोपेन। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सारे चीज़ में हमको ये देखना है, इनमें भी वही काम करना है। इनमें करना क्या है ना, R के रिप्लेस कर ROH, इनका ऐसा होता है। इनका कॉमन नेम देखें तो एल्काइल अल्कोहल बोल सकते हैं, या ऑल लग जाता है। इसमें क्या होगा कि ऑल लग जाता है, सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ
कि मेरे पास 3 कार्बन है, प्रोपेन है, तो इन सब में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने OH डाल दिया, इन सब में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमने OH डाल दिया, तो क्या होगा, कैसे गिनेंगे, दोनों बराबर ही है, चाहे लेफ्ट से गिने या राइट से गिने, कोई बात नहीं है, कहीं से भी लीजिए। तो 1 2, तो यहाँ क्या लेंगे, 2 प्रोपेन, प्रोपेन है ना, प्रोप है, तो ए नहीं लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 2 पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस बात का ध्यान रखना है। एक हाइड्रोजन रिमूव होके OH जुड़ गया, जैसे एक हाइड्रोजन रिमूव होके X जुड़ जाता था हैलाइड्स, इसमें OH जुड़ गया, यही चीज़ है। देखिए मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल, मोनो मतलब जिसमें एक रहेगा, डाईहाइड्रोक्सिल जिसमें 2, ट्राई मतलब 3, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। बाकी सब मोनोहाइड्रोक्सिल को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे। जैसे देखिए यहाँ पर देख सक रहे ओनली 1 है, R स्टैंड फॉर एल्काइल, ओके। यूपेक नेम देखिए, ई हट के सारा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबका देखिए होमोलोगस सीरीज दिया गया। 2 प्रोपेनॉल देखिए, अभी जो मैंने बताया 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होता है ना, एल्डिहाइड्स हम लोग जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल है। तो एल्डिहाइड्स जनरली कैसे होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे R के साथ हम लोग OH जोड़ रहे थे, वैसे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, ये मेरा एल्डिहाइड बन जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें सफिक्स में ऑल लग रहा था, इसमें अल लग जाएगा, अल। जैसे मिथेनॉल हो रहा था अल्कोहल में, इसमें मिथेनल हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा, ठीक है। बस रिप्लेस फाइनल ई इन द एंडिंग एंड एल, देखिए यहाँ पे साफ बोल दिया, एल लगा देना। उस जैसे कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, जैसे ये वाला का कॉमन नेम हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCHO। इसको लिखेंगे कैसे कंडेंस फॉर्मूला में, HCHO। ये इसमें एक ही कार्बन है, तो मिथ, तो मिथेनल। मिथेनल क्या हो जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। फिर एसिटल्डिहाइड आता है, जिसमें 2 इथेन रहता है, जैसे देखिए सेकंड वाला डायग्राम में देख सकते हैं आप, दिस इज एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन एटम का। हम लोग अल्कोहल को देखिए ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी पूछ देता है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल ऑक्सीडाइज। तो अल्कोहल को देखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और वो क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना लेता है। जैसे मिथेनॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो क्या करेगा ना, मिथेनल बना लेगा एल्डिहाइड और वाटर को अलग कर देगा, ठीक है। देखिए इथेनॉल का फिगर है यहाँ। एक नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, इनको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इनको। इनके साथ देखिए R के साथ COOH लग जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि HCOOH, एक ही कार्बन है, इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम हो जाता है फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के डंक वगैरह में रहते हैं, फॉर्मिक एसिड। फिर इसी में अगर 2 कार्बन आ जाता है तो फिर इसी में आ जाता है एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग कॉमन नेम विनीगर जानते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए फिगर पे भी बना हुआ है डायग्राम। अब तक आप लोग आई होप समझ गए नोमेनक्लेचर कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए HCOOH, ओइक लग जाता है। इसमें ध्यान रखिए, जैसे उसमें अल लग रहा, ऑल लग रहा है, इसमें OIC लग जाता है। एल्केन को हटाकर ई हटाकर OIC लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कीटोन्स। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है,
जिसमें एल्कीन को हटाकर रिप्लेस कर देंगे तो ONE लग जाएगा। ये कीटोन जनरली हम लोग एसेटन को बोला गया है, एक कीटोनिक ग्रुप है वो। एसेटन कैसे बनता है, जैसे ये दोनों जगह अगर एल्काइल है, सपोज करिए कि ऐसे CH3 COO CH3, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको या तो 3 कार्बन एटम चेन है तो प्रोपेनॉन बोलिए, प्रोपेनॉन, ये यूपेक नेम हो गया, और कॉमन नेम इसका हो गया एसेटन। देखिए यही चीज अभी हमने बोला, एसेटन इसका कॉमन नेम और यूपेक नेम इसका प्रोपेनॉन। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको केमिकल बिहेवियर बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट करके डाला गया है, उसको हटाकर उसके जगह किसी दूसरे को डाला गया है। इस रिएक्शन में हम लोग एल्केन और हैलोजन के बीच में करते हैं ये रिएक्शन, इसीलिए इनको हैलोजनेशन बोला गया है। ये हमेशा सिंगल बॉन्ड पे होता है, एल्केन और हैलोजन के बीच में। किनके बीच में होता है, हैलोजन, ध्यान रखना। कैसे होता है, देखिए ये ब्यूटेन दिख रहा है आपको यहाँ। ब्यूटेन से हम किसका रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन का। ब्रोमीन में हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव करके ब्रोमीन डाल दिया, तो ये बन गया मेरा ब्रोमो ब्यूटेन। मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, 2 ब्रोमीन है, एक Br, तो एक Br हाइड्रोजन का जगह ले लिया, और एक Br इस हाइड्रोजन के साथ निकल के HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। देखिए ये रिएक्शन आपके सामने। आप लोग दूसरे से भी कर सकते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन सबसे कर सकते हैं, और जितने एल्केन लेना है ले सकते हैं। ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन हटके उसका जगह एक हैलोजन ले लेगा, और एक हैलोजन के साथ एक हाइड्रोजन निकल के एक अलग कंपाउंड बना देगा। एडिशन, इस बात का ध्यान रखना है, एक रिएक्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है कि ये एडिशन तभी पॉसिबल होगा रिएक्शन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड बिकम ए सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ब्रोकन होकर डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड वापस ब्रोकन होकर सिंगल बॉन्ड बनाता है। लास्ट में सिंगल बॉन्ड चाहिए, मतलब एल्केन लास्ट में फॉर्म होगा ही, चाहे एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये टूट के एल्केन बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन। कैसे ना, इसमें देखिए एल्कीन के साथ हैलोजन का रिएक्शन कराइए तो एल्काइल हैलाइड बना देगा। अब यही क्या होगा, वापस दिस डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द हैलोजन एड्स टू आइदर साइड वेयर द डबल बॉन्ड वाज। ये टूट कर क्या बना देगा, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे आपका इथीन है, अगर हम इस इथीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिए, तो जब क्लोरीन के साथ करा देंगे तो ये 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और क्लोरीन जगह ले लेगा इसका। आप लोग देख सकते हैं, तो क्या होगा, देखिए C2H4, ये इथीन है, क्लोरीन ने जगह ले लिया तो 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, तो ये बन गया मेरा C2 H2 प्लस 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए, ये एक एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब भी ये एडिशन रिएक्शन होता है तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बन जाते हैं। इसी का देखिए एक एप्लीकेशन है फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। जैसे हम लोग इडली वाला बैटर जो होता है उसको फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं,
तो फर्मेंटेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स उसका ब्रेकिंग डाउन होकर एक इंजाइम्स में बन जाते हैं और ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब ये उस रिएक्शन को क्या करते हैं, वो इंजाइम स्पीड अप कर देते हैं। इसी को आप लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बायो में पढ़ते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो रहे हैं। जैसे नॉर्मली ग्लूकोज किस में ब्रोकन डाउन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ ये इंजाइम्स इनको ब्रोकन डाउन कर रहा है। ठीक है ना। इस्टरिफिकेशन मतलब होता है एक रिएक्शन जिसमें एक स्वीट स्मेल कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग ईस्टर्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरली हम लोग ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल का यूज करते हैं, जो एक ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और रिवर्सिबल है, ध्यान रखिएगा। सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन, जैसे हाइड्रोलाइसिस का रिवर्सिबल, ये न्यूट्रलाइजेशन को रिवर्सिबल कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, तो इसको भी हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन हुआ तो ईस्टर बनाया और वाटर बनाया, वापस इसको हम लोग ईस्टर और वाटर को रिएक्ट कराकर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल में तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए उसी से एक है आपका, आप लोग एग्जाम्पल्स इसका देख सकते हैं, बहुत सारे जगह पे बुक्स में आप लोगों को मिलेगा। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं दिया हूँ आपका। नेक्स्ट है सैपोनिफिकेशन। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? इट इज़ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय बेसिस। साबुन जो तैयार होते हैं ये कौन से मेथड से होते हैं? सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन ध्यान रखिएगा किसका रिवर्स प्रोसेस है? ईस्टरिफिकेशन। जैसे ईस्टरिफिकेशन में ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल बनकर क्या बना रहे हैं मिलकर? ईस्टर और वाटर। उसी तरह इनका रिवर्स कर दो, एक ग्लाइसरॉल, एक ईस्टर और वाटर का रिएक्शन कराओ, ये ऑर्गेनिक एसिड और ग्लाइसरॉल बनाएगा। फैट में ग्लाइसरॉल ईस्टर और वाटर को मिला रिएक्शन कराओ तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम लोग सोप बोलते हैं, जो सोप हम लोग यूज करते हैं, और अल्कोहल अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर रिएक्शन भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दिस इज ट्राइग्लिसराइड, दिस इज फैट ईस्टर। इसको हमने एक बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, ये बनाया ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल क्या है? एक सोप है। और सोडियम पामेट, सॉरी ग्लाइसरॉल एक सोप नहीं है, आई एम सॉरी, ग्लाइसरॉल एक अल्कोहल का फॉर्मेशन किया और ये हमारा सोप निकला, सोडियम पामेट। तो देखिएगा आप लोग, बहुत सारे सोप जो आप लोग लाते हैं मार्केट से, उसमें सोडियम पामाइट लिखा रहता है नीचे। इंग्रेडिएंट्स ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक सोप बना लिया। ठीक है, आप लोग रिएक्शन को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ही हमारा आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बाकी आप लोग बुक्स पढ़िए, अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे पूछिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोज़ ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।